अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक तो चीज़ हार्मोन्स डिस्कस किए जाएंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स किस तरह हमारे एक सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। दूसरा, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से। तो ये सारे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन का डिस्कस करते हैं। पहले तो अगर हम बात करेंगे, जो पैराग्राफ आपकी बुक में मौजूद है, एक ऐसा पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कहानी पीछे की बताई गई है। लेकिन सिंपली अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिस्कस करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी दो तरह के सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है। हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक तो न्यूरॉन्स के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जिसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। उसके अलावा न्यूरॉन्स के अलावा हमारे पास कुछ और केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में जोड़े रखते हैं। इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो ये दोनों तरीक़ेकार केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी को जोड़े रखते हैं। लेकिन बात करेंगे न्यूरॉन्स की तो वो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एडवांस सिस्टम है कम्युनिकेशन का। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन एक पुराना, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाने वाला सिस्टम होता है, उसकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का बात करेंगे तो लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केम। जब हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जिक्र हो रहा है, जिनके अंदर कई ज़्यादा सिस्टम्स मौजूद हैं, तो उनके अंदर एक नीड भी डेवलप हुई। वो कौन सी नीड उनके अंदर डेवलप हुई? उनके अंदर ये नीड डेवलप हुई कि मुख्तलिफ जो सेल्स हैं, जो मुख्तलिफ बॉडी में मौजूद हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए। हमारे पास हमारी बॉडी का जिक्र करेंगे, पेनक्रियाज में अलग सेल्स मौजूद हैं, स्टमक में अलग सेल्स मौजूद हैं और ब्लड में अलग सेल्स, यानी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग सेल्स मौजूद हैं। अब उन तमाम सेल्स तक कैसे रब्ता किया जाए, तो लिखा हुआ है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल टू कंट्रोल मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस। अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन होगी तो हमारी ग्रोथ भी कंट्रोल में होगी, मूवमेंट भी कंट्रोल में होगी, रिप्रोडक्शन और होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म भी कंट्रोल में रहेगा अगर सेल टू सेल हमारी कम्युनिकेशन होती रहेगी। मज़ीद लिखा हुआ है, मैनी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैव इवॉल्व्ड बाय विच सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट अमॉन्ग देमसेल्व्स। कई ज़्यादा मैकेनिज्म्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सेल्स आपस में ताल्लुक़ जोड़ के रखते हैं। अब वो किस तरह से है, लिखा हुआ है, सर्टेन केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशंस। जब सेल्स आपस में ताल्लुक़ जोड़े रखते हैं तो उनमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें एक तो मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर दरअसल ये एक केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को आगे पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। तो इनका बेसिकली न्यूरॉन के साथ काम होता है। फिर उसके बाद फेरामोन्स और दूसरे हार्मोन्स होते हैं। फेरामोन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है, फेरामोन्स आर केमिकल्स सीक्रेट बाय एन ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट अमाउंट। फेरामोन्स कोई एनिमल रिलीज़ करेगा, लेकिन अगर कोई एनिमल रिलीज़ करेगा तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज़ करेगा। मिसाल के तौर पर डॉग जो है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ कर रहा है, उसे हम फेरामोन्स कह रहे हैं, जो कम क्वांटिटी में रिलीज़ होंगे। और इसका काम क्या होगा, लिखा हुआ है, टू स्टिमुलेट पर्टिकुलर रिएक्शन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी। अब अगर डॉग कोई फेरामोन रिलीज़ करेगा तो उसका काम ये होगा कि वो दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसी की बिरादरी का हो, उसी की स्पीशी का हो, उसके अंदर कोई रेस्पॉन्स, वो कोई रिएक्शन देख सके। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर तौर पर जो डॉग्स होते हैं वो वॉल पर यूरिन कर देते हैं। अब डॉग्स का वॉल पर यूरिन करना क्या होगा कि वो असल में उस यूरिन के साथ में फेरामोन्स को रिलीज़ करते हैं। उनके फेरामोन्स में से स्मेल आएगी जो कि सेम स्पीशी के डॉग जब महसूस करेंगे तो वो समझ जाएंगे ये हमारा इलाका नहीं है। इसी तरह से हमारे पास कैट भी यही सेम रिएक्शन करती है फेरामोन्स को रिलीज़ करने का। तो फेरामोन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी की स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन को डेवलप करता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स का मतलब होगा एक्साइट होना। तो ये केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि हमारे कुछ ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। हमारी बॉडी में ख़ास तरह के टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कह रहे हैं, या हम कहें हमारे पास ख़ास तरह के ऑर्गन्स हैं जिनको ग्लैंड्स कहा जा रहा है, जो कि हमारे पास इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। हार्मोन जब हमारी बॉडी में रिलीज़ होगा तो हमारी बॉडी में वो डायरेक्टली ब्लड में जा सकता है। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है
तो ऐसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि जो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे टिश्यूज़ एंडोक्राइन ग्लैंड कहलवाएंगे। अब ब्लड में चला गया तो हार्मोन मुख्तलिफ हिस्सों में जा सकता है। लिखा हुआ है हार्मोन में रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स आर ऑक्यूपाइड टू रेस्पॉन्स। हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के ज़रिए से जा सकता है, लेकिन सारी बॉडी उसको रेस्पॉन्स नहीं करेगी, सारे सेल्स उसको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। ख़ास तरह के सेल्स होंगे जिन्हें टारगेट सेल्स कहा जाएगा, वो रेस्पॉन्स करेंगे उस हार्मोन के नतीजे में। तो टारगेट सेल्स किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे? असल में टारगेट सेल्स के पास कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस हार्मोन को पहचान जाते हैं। लिखा हुआ है दस अ गिवन हार्मोन ट्रेवलिंग इन ब्लड स्ट्रीम इलिसेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब हार्मोन एक ब्लड के अंदर जा रहा है तो वो बढ़ाएगा एक रिस्पॉन्स को, लेकिन किसके अंदर? इन फ्रॉम सिलेक्टेड टारगेट सेल्स व्हाइल अदर सेल्स इग्नोर द पर्टिकुलर हार्मोन्स। तो बाकी सेल्स के पास रिसेप्टर्स नहीं होंगे उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो बाकी सेल्स उस रेस्पॉन्स को समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ टारगेट सेल जिसके पास वो रिसेप्टर्स होंगे जो उस हार्मोन को पहचान लेंगे, सिर्फ वही सेल उस पर असरअंदाज हो पाएगा। अब अगर हम बुक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। अब कौन कौन से ग्लैंड है? पीनल ग्लैंड हो गया, ये ब्रेन में मौजूद है। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ये ब्रेन में मौजूद है। फिर हमारे पास गर्दन में दो ग्लैंड्स मौजूद हैं। कौन कौन से? थायराइड और पैराथायराइड। इनके हार्मोन्स के नाम जो है ब्लैक कलर से मौजूद हैं। उसके अलावा थाइमस हो गया, लिवर हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हमारे पास हो गया, उसमें से भी हमारे पास कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। स्टमक में से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। उसके अलावा पेनक्रियाज में से, किडनी में से, और उसके अलावा हमारे पास जो गोनेड्स हैं जैसे कि ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई, इनमें से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। और उसके अलावा यूटेरस जो है यहाँ से भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में से मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं और ये हमारे ग्लैंड्स हैं जो इन हार्मोन्स को रिलीज़ करें, और ये हार्मोन्स मुख्तलिफ पर आगे काम करेंगे। किसी का काम हमारी बॉडी में जो है नींद दिलाना होगा, जैसे मेलेटोनिन का काम नींद दिलाना होता है। ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ कराना होगा, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जो अलग अलग हमारी बॉडी में काम करेंगे, जिनको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।